बच्चों, आज मैं फिर वेलकम कर रहा हूँ आपका हमारी बायो की क्लास में। और आपको पता ही है हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं। वी आर डूइंग चैप्टर 8, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो कल मैंने आपको इन्फेक्शियस डिजीज़, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में डिफरेंस करवाया, एक्यूट डिजीज़ और क्रॉनिक डिजीज़ में डिफरेंस करवाया, फिर मैंने कंजेंशियल और एक्वायर्ड, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल में करवाया। आज हमारा क्वेश्चन है, what are the various public health measures which you would suggest to safeguard against infectious disease? आप पब्लिक को क्या क्या मेजर्स के लिए बोलोगे ताकि वो इन्फेक्शियस यानी कम्युनिकेबल डिजीज़ से अपने आप को बचा सकें। सो बच्चों, आपने कितने महीने हो गए, हमें 3 महीने हो गए जब से कोविड-19 ने हमारे इंडिया को स्ट्राइक किया है और हम लॉकडाउन में चल रहे हैं। आपको तो फ़ोन के लिए आप ट्यून भी याद होगी, मैसेज भी याद हो गया होगा कि हमेशा घर आके अपने हाथ धोने हैं, हाथों को बार बार धोना है, हाथों को नाक और मुंह में नहीं लगाना, हाथों को आँखों पे नहीं लगाना और हाथ नहीं मिलाना किसी से, मास्क पहनना है। ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हमें कोविड के इन्फेक्शन से बचा के रखेंगे। तो इसी तरह टेटनस हो गया, टाइफॉइड हो गया और अमीबॉइसिस हो गया। इन ऐसी बीमारियों से जो पानी से फैलती हैं, खाने से फैलती हैं, फीसिस से फैलती हैं और हाउस फ्लाई से फैलती हैं, उनसे बचने के कॉमन उपाय क्या हैं? पहला, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा। तो जितना वेस्ट है, चाहे वो ह्यूमन वेस्ट है, चाहे वो एनिमल वेस्ट है, उस सारे वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल किया जाना चाहिए, उसको प्रॉपर जगह पे फेंका जाना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है बेटा, और जो लैट्रिन है, जो वेस्ट मैटर हम लोग अपनी बॉडी में से एक्सक्रीट करते हैं यूरिन और लैट्रिन की फॉर्म में, उसका प्रॉपर सीवेज सिस्टम के थ्रू प्रॉपर उस जगह पे उसको पहुंचना चाहिए जहाँ पे उसके लिए एरिया बना है। दूसरा, ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ हाइजीन इन पब्लिक कैटरिंग। खासकर आपको पता है कि कई जो ये बीमारियाँ हैं बेटा, कम्युनिकेबल जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं, वो यूजली खाने से ही फैलती हैं। सो इस बात का भी प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि कैटरिंग किस तरह से हो रही है, क्या वो साफ़ बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कुक हाइजीनिक है, क्या कुक कंटिन्यूसली अपने हाथों को धोता है, उन्हें साफ़ रखता है, किचन किस तरह का है, या जिस रेडी पे आप खाने गए हो वो रेडी किस तरह के, वो जिस पानी में बर्तन धो रहे हैं वो पानी कितना गंदा है कि साफ़ है, और ग्लव्स पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे आपको सर्व करते हुए, कैप लगाई हुई है कि नहीं, क्योंकि जब कैप भी नहीं लगाते तो बाल भी कभी कभी खाने में गिर जाते हैं। इसी करके मैक्सिमम ईटिंग प्लेसेस पे कैप भी लगाते हैं कुक या शेफ्स अपने सिर के ऊपर। तो इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड रखा जाए पूरा हाइजीन का जब खाने की बात आती है, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा अगला आ गया आपका पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। कंटिन्यूसली सफाई होते रह जाने रहनी चाहिए, चाहे वो सीवेज सिस्टम है वो ड्रेन आउट हो, उसके ड्रेनेज बिल्कुल सही रहनी चाहिए, उसकी ड्रेनेज कभी भी ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, चाहे तो सीवेज सिस्टम है चाहे हमारा वाटर सिस्टम है वो भी क्लीन होना चाहिए। आप कितने लोग बच्चे, आप लोग चंडीगढ़ गए होंगे तो जब आप वहाँ पे पानी पीते हो एकदम पानी बिल्कुल वाइट नज़र आता है आपको, पर थोड़ी ही देर बाद वो सारे का सारा पानी आपको ट्रांसपेरेंट दिखने लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे पानी में क्लोरीन डाली जाती है उसको प्योरीफाई करने के लिए। सो क्लोरीनेटेड वाटर आप तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो बेटा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर तो प्रॉपरली डिपेंड नहीं रह सकते, तो आपके घर में ही वाटर आरओ होना चाहिए, आरओ नहीं है तो वाटर प्योरीफायर होना चाहिए, एक्वागार्ड होना चाहिए, जिससे आपको प्योर और साफ़ पानी हमेशा मिलता रहे। तो पूरी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से पूरी वाटर की क्लीनिंग होनी चाहिए, ठीक है। डिसइंफेक्ट करना चाहिए उस पानी को, यानी क्लोरीन डालनी चाहिए पानी में और उसको रेगुलरली डालते रहना चाहिए, क्योंकि पानी में ही इस तरह के इन्फेक्शन पनपते हैं, सबसे ज़्यादा पानी में ही इस तरह की बीमारियां फैलती हैं। नेक्स्ट है जी, अवॉइड क्लोज एंड प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन से आपको क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं बनाना, ठीक है। और जिन लोगों को ये कंटेजियस डिजीज़ हैं उनके साथ बिल्कुल आपने कांटेक्ट में नहीं रहना। तो बेटा कोविड का सबसे बड़ा
सबसे बड़ी जो ढाल है बीमारियों से बचने की यही तो है। क्या कहते हैं आपको? कौन है मामा? आप हो? कौन है किचन में? क्या कहते हैं आपको? आपको हमेशा ये कहा जाता है स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहो, बचे रहो, पर अब वो कंडीशन नहीं रही बेटा। ये न्यू नॉर्मल है हमारा कोरोना। हमें कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, पता नहीं कितने साल रहेगा। इवन जो वैक्सीन, मल्टीपल वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं, पर कोई भी वैक्सीन किसी ना किसी राउंड में फेल हो जाती है। अभी बहुत टाइम लगने वाला है। तो क्या हम घर पे बैठे रहेंगे? नहीं, हम अपने कामों पे जाएंगे। आप अपने स्कूल में जाओगे, आप अपने कॉलेज में जाओगे, बट फुल प्रिकॉशंस और प्रिवेंशंस के साथ आप जाओगे। मास्क लगाओगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखोगे। आप इस बात को भी नोटिस करोगे कि अगर किसी में सिम्टम आ रहे हैं खांसी के, ज़ुकाम के, तो आपको उससे दूर बैठना है। आजकल तो बेटा जितने भी लोगों का पता चल रहा है कोरोना जिनको हो गया और उनके अंदर जो सिम्टम्स हैं वो ना के बराबर हैं, तो उनको घरों में क्वारंटाइन किया जा रहा है 1-1 महीने के लिए। अब गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने, सभी गवर्नमेंट ने बढ़ते कोरोना के करके ये भी बोल दिया है कि जो क्वारंटाइन होगा पर्सन, अगर वो घर के बाहर आएगा तो उसको 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये सब क्यों किया जा रहा है? ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि इन्फेक्टेड पर्सन कम से कम हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में ना आए और कोरोना ना फैले। कोरोना फैलता कब है? जब इन्फेक्टेड पर्सन हेल्दी कम्युनिटी के कांटेक्ट में आता है। एक इन्फेक्टेड पर्सन अगर रोज़ बाज़ार जाए, रोज़ शॉपिंग प्लेसेस में जाए, ठीक है, रोज़ घर के बाहर खड़ा हो, तो एक इन्फेक्टेड पर्सन तकरीबन 1 महीने में 500 से 600 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, कोरोना करा सकता है। तो वन शुड टेक केयर कि इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। अगर किसी को बाय चांस कोरोना हो भी जाता है तो पैनिक करने की नीड नहीं है। इसका वैक्सीन नहीं है, नो प्रॉब्लम, पर अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है आप उसको ईजिली फाइट कर लोगे, जैसे ज़ुकाम और गला ख़राब को आप फाइट करते हो। सो वन मस्ट बी वेरी इंटेलेक्चुअल, ठीक है, और उसको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट के ओबे करने हैं। तो हमें क्या कह रहा है ये हमारा चौथा पॉइंट, क्लोज कांटेक्ट अवॉइड करना है और प्रोलॉन्ग कांटेक्ट अवॉइड करना है। अगर किसी में इन्फेक्शन है या किसी में बीमारी है तो उसको सोसाइटी से खुद ही दूर रहना है। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले हो जाती है कि वो इन्फेक्शन ना बढ़ाए। फिर लास्ट है जी, एलिमिनेटिंग द ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ वेरियस वेक्टर्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज लाइक मलेरिया। मलेरिया तो बेटा बहुत कम रह गया, अब तो उसका सबसे वर्स्ट रूप आ गया, बहुत ही खतरनाक रूप आ गया। और आप जानते हो कि वो क्या है? कोरोना वायरस की तरह डेंगू, डेंगी जिसको बोलते हैं। सो डेंगी में उसकी पहचान क्या है? एकदम हाई ग्रेड फीवर, प्लेटलेट्स का कम हो जाना और एक्सट्रीम वीकनेस। एक्सट्रीम वीकनेस इतनी कि अगर आप पेन पकड़ के कुछ लिखने की कोशिश करोगे आप लिख नहीं पाओगे, इतनी बॉडी आपकी वीक हो जाएगी। आप चलने की कोशिश करोगे आप चल नहीं पाओगे, इतनी बॉडी वीक हो जाएगी आपकी, ठीक है। सो मैं कहने का मतलब यही है कि ब्रीडिंग प्लेसेस को पहले ही ख़त्म कर दिया जाए। तो हमेशा हर बार यही बोला जाता है बारिशों में पूरे कपड़े पहनिए, और दूसरा ये बोला जाता है कि भी कूलर का अंदर पानी नहीं खड़ा रहना चाहिए, कहीं पे पानी नहीं खड़ा रहना, ये प्रिकॉशंस है ना। सो प्रिकॉशंस पहले सारी ले ली जाएं जिससे ये ब्रीडिंग जो वेक्टर्स हैं जो इस बीमारी को फैलाते हैं वो ना बने, से मच्छर ना बने। आपको पता है कि सभी बोलते हैं जी जून जुलाई में कोरोना अपना डेंगू स्टार्ट हो जाता है और सर्दियां आती हैं तो डेंगू ख़त्म हो जाता है। कभी आपने सोचा कि डेंगू ऐसे ख़त्म क्यों हो जाता है सर्दियों में? गर्मियों में स्टार्ट हो जाता है बारिशों के टाइम क्योंकि पानी खड़ा होने लग जाता है, और सर्दियों में ख़त्म क्यों होता है? सर्दियों में हम कहते हैं कि जी ठंड के मारे ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है बच्चों। सर्दियों में, विंटर में कोरोना इसलिए ख़त्म होता है क्योंकि हम पूरे कपड़े पहनने लग जाते हैं। जब हम पजामा पहनने लग जाते हैं, फुल स्लीव्स वाली शर्ट्स पहनने लग जाते हैं, तो मच्छर को बाइट करने के लिए जगह नहीं मिलती और फाइनली हम ठीक होने लग जाते हैं। तो ये स्टोरी है सारी, ठीक है, कोरोना से बचने की। और
सॉरी कोरोना नहीं, डेंगू से बचने की। तो जितने भी मच्छर हैं उनके ब्रीडिंग प्लेसेस को पहले ही ख़त्म कर दिया जाए बारिशें शुरू होने से पहले, ताकि पूरी कम्युनिटी में या सोसाइटी में डेंगू का प्रकोप ना फैले। ऑलरेडी हम कोरोना से फाइट कर रहे हैं। आगे, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म बाय विच एड्स वायरस कॉज डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑन इन्फेक्टेड पर्सन। सिंपल आपको बताता हूँ। एड्स वायरस होता है बेटा ह्यूमन इम्यूनिसिन वायरस, जिसको HIV वायरस बोलते हैं। और आपको याद है मैंने आपको टी सेल्स करवाए थे, हेल्पर टी सेल्स, सस्पेंसर टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स और किलर टी सेल्स। सबसे पहले HIV ने जाके बेटा हेल्पर टी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देना। इन्होंने हेल्पर टी सेल्स के अंदर चले जाना, उसके जो DNA को, ठीक है, उसके DNA से की मदद से वायरस ने अपने RNA से एक सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बना लेना। अब जब ये सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बनेगा, ये क्या करेगा, ये डबल स्ट्रैंडेड कॉपी बना लेगा अपनी, और फाइनली ये होस्ट के अंदर डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। तो होस्ट के DNA को ही एड्स का वायरस यूज़ करता है और मल्टीप्लाई करवाता है और अपने जैसे और वायरस बना लेता है। सो धीरे धीरे जितनी इम्यूनिटी है हमारी उसको जीरो कर देता है। आगे देखिए, वायरस ढेर सारे RNA पार्टिकल्स बनाता है जो फर्दर आगे सिंगल DNA स्ट्रैंडेड DNA बनाते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड DNA आगे डबल स्ट्रैंडेड DNA बनाते हैं, और इस तरह से साइकिल चलती रहती है। और फाइनली जितने भी होस्ट हेल्पर टी सेल्स होते हैं वो सारे के सारे बस्ट हो जाते हैं और उनके अंदर से लार्ज अमाउंट ऑफ HIV वायरस निकलते हैं। यानी एक वायरस से कितने लाखों करोड़ों बन गए, और फाइनली वो पूरी इम्यूनिटी ह्यूमन बीइंग की ज़ीरो कर देते हैं, और उसके बाद उसकी क्या हो जाती है, डेथ। तो सिंपल HIV के बारे में अगर आपसे कोई पूछे कि जी एड्स में होता क्या, आपने बोलना है जी कि एड्स का जो वायरस होता है जिसको HIV वायरस बोलते हैं, वो सारे के सारे हेल्पर टी सेल्स को धीरे धीरे ख़त्म कर देता है और फाइनली बंदे की इम्यूनिटी को ज़ीरो पे पहुंचा देता है। अच्छा, पानी से फैलने वाली बीमारियों से बचने के लिए आप क्या क्या मेजर्स बताना चाहेंगे, सुनिए। पानी से फैलने वाली बीमारी, सबसे पहले अंडरग्राउंड डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन फीसेस। बेटा जो भी ह्यूमन की लैट्रिन होती है, एक्सक्रीटा होती है, यूरन होता है, उसको अंडरग्राउंड ही डिस्पोज होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वो आपने ओपन में डिस्पोज किया उसमें मक्खियाँ बैठेंगी, वहाँ से मक्खियाँ उड़ के खाने पे आ जाएंगी, हमारी बॉडी पे आ जाएंगी और इन्फेक्शन हमारे तक पहुँच जाएगा। चाहे टाइफाइड हो, चाहे अमीबॉइसिस हो, जो वाटर बॉर्न डिजीज़ है, इसी तरह फैलती हैं बच्चों। समझ आ रहा है? आगे चलूँ, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट है, तो यानी पहला पॉइंट क्या है, जितना भी डिस्पोजल है ह्यूमन फीसेस का वो अंडरग्राउंड होना चाहिए, गटर के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी सैनिटेशन इतनी प्रॉपर होनी चाहिए जो स्ट्रेट अवे कहाँ पे जाके ओपन हो, इनटू कैनाल। कौन सा वाली जगह पे, जैसे हमारे यहाँ पे ईसा नगरी के पास गंदा नाला था, अब कितना सही हो गया, पूरा कवर कर दिया गया। और आप बच्चों के टाइम में ये हुआ है, हमारे टाइम में बेटा सारा खुला रहता था और इतने इन्फेक्शन का डर रहता था उस समय, और अब मक्खियों से इन्फेक्शन के भी चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। चलें आगे। नंबर 2, पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर सोर्स। कंटिन्यूसली सफाई करते रहना चाहिए, और जो पानी का सोर्स है उसको डिसइंफेक्ट करते रहना चाहिए। यानी जो टैंकियाँ हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, उनमें रेगुलर पीरियोडिक ऑर्डर में क्लोरीन डालते रहना चाहिए, क्योंकि जब उनके अंदर क्लोरीन रेगुलरली डाली जाएगी सो फाइनली क्या होगा, ये होगा कि आपका पानी डिसइंफेक्टेड रहेगा। और अगर बाय चांस पानी में इन्फेक्शन आता भी है तो क्लोरीन के कारण वो इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। यूज़ ऑफ बॉइल्ड वाटर टू किल पैथोजन। हमेशा ये हैबिट बनानी चाहिए जब बारिश का समय हो, जब आप पानी पी रहे हैं या तो एक्वागार्ड वाला पानी पिएं आप, या RO वाला पानी पिएं, या आप जो भी आपको पानी आ रहा है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से उसको बॉयल ज़रूर कर लें। क्योंकि जब आप पानी को बॉयल कर लेते हो तो क्या होता है बेटा, जब आप पानी को बॉयल कर लेते हो तो सारे पैथोजन उसमें मारे जाते हैं और हम किसी भी तरह की बीमारी से बच जाते हैं। तो अगर आपके पास एक्वागार्ड नहीं है
अगर आपके पास आरओ नहीं है, अगर आपके पास वाटर प्यूरीफायर नहीं है, सो बेस्ट मेथड है बड़े से देगचे में जो भी आपने पानी पीना है भर के एकदम अच्छे से उसको बॉईल कर लो, सारे माइक्रोब्स बन जाएंगे, मर जाएंगे, और अब आप हेल्दी वाटर को ड्रिंक कर सकते हो और बीमारियों से बच सकते हो। और लास्ट है जी कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये तो मैंने बीच में ऐड करके आपको बता ही दिया। तो आज मैंने बेसिकली 2 बातें आपसे डिस्कस, 3 क्वेश्चन किए। एक तो जी पब्लिक हेल्थ मेजर कौन कौन सी होनी चाहिए जिससे हम इन्फेक्शियस डिजीज से बचें। फिर एक मैंने बताया कि एड्स वायरस काम कैसे करता है, हमारी इम्यूनिटी को कम कैसे करता है। फिर से बता देता हूँ, एड्स वायरस होता है, एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका जो वायरस होता है बेटा वो होता है अपना HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोसिन वायरस और ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये क्या करता है, हमारी बॉडी के जितने भी हेल्पर टी सेल्स हैं उनके अंदर अपना RNA डाल देता है, उनके अंदर पहले जाता है। एड्स वायरस आ गया टी सेल्स में, हेल्पर टी सेल्स में, वहाँ पे उसका जो RNA होता है, क्योंकि ये रेट्रो वायरस है, इस एड्स वायरस का जो RNA होता है बेटा वो DNA की सिंगल स्ट्रैंड बना देता है। किसकी मदद से? होस्ट की मदद से। होस्ट के DNA को यूज़ करके सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड, और फाइनली होस्ट का DNA कंट्रोल करने लग जाता है, और वहाँ पे ढेर सारे एड्स के वायरस बनने लग जाते हैं होस्ट हेल्पर टी सेल में। और फाइनली जैसे गुब्बारा फटता है, अगर आप उसमें हवा भरते रहोगे एक टाइम तो वो फटेगा ना, और गुब्बारे की तरह उस होस्ट की पूरी बॉडी के जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं वो बस्ट हो जाते हैं, वो फट जाते हैं, और फाइनली सारी इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हेल्पर टी सेल्स का नंबर 0 पे पहुंच जाता है। और एड्स से, और फिर क्या होता है, अगर कोई नॉर्मल इन्फेक्शन भी उस पर्सन को हो जाए, सपोज उसको ज़ुकाम हो जाए, उसका गला ख़राब हो जाए, उसका पेट ख़राब हो जाए, वो ठीक नहीं होगा, वो वर्स से वर्स होता जाएगा। और अगर सपोज़ उसको ज़ुकाम है, उसको साइनोसाइटिस होगा, यानी उसके ब्रेन के फ्लूइड में भी चला जाएगा इन्फेक्शन, स्वेलिंग कर देगा और उसकी डेथ हो जाएगी। अगर उसका लिवर इन्फेक्शन है, वो ठीक नहीं होगा, बढ़ता रहेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। और एड्स पेशेंट्स को 70 to 50% केसेस में कैंसर भी इसीलिए हो जाता है। फिर पानी से फैलने वाली बीमारियों के बचाव मैंने आपको बता दिए कि अंडरग्राउंड डिस्पोजल होना चाहिए ह्यूमन फीकल मटेरियल का। फिर पानी की सफाई रेगुलर होनी चाहिए, उसमें क्लोरीन डलनी चाहिए। फिर बॉइल्ड पानी पीना चाहिए और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पीना चाहिए। आज का लेक्चर था, आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छे से पढ़ना, स्टडी करना। इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। टिल देन, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक।